हाँ जी, तो कल हम लोगों ने ये सारा पढ़ा, इस सारे ग्राफ को पढ़ा। ठीक है, हर चीज इसकी पढ़ी हमने, इससे रिलेटेड ये फोनोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हमने एक एक चीज को देखा। ऐसे ही है, हमने हर छोटी से छोटी बात को भी देखा। ठीक है, इवन कई बच्चों के कुछ पॉइंट मिस हो गए थे, मैंने उनको रात को भी करवा दिया था। ठीक है, तो ये हर चीज आप लोगों ने रीड की होगी। सिर्फ मैंने यहाँ से आज जो करवाना है वो सुने। आज मैंने यहाँ से ये पहले वाल्व करवाने हैं, क्योंकि वाल्व के बारे में मैंने ज्यादा कल नहीं बताया, तो ये बताऊंगा। बाकी ये वर्क की बातें करेंगे हम थोड़ी। ठीक है, यहाँ से मैंने आप लोगों को ये वाली कर्व नहीं बताई, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से नहीं बताया, ये सारा बता दिया था मैंने, ये वाला सारा। ठीक है, ऐसे ही था ना। फिर ये कि ये ग्राफ ऑलमोस्ट सारा समझा दिया था, लेकिन इस ग्राफ से थोड़ा बताना था। ठीक है, बाकी बाकी अलबत्ता समझा दिया था। यहाँ से ये बात समझानी थी, यहाँ से प्री लोड समझाना था, और आगे सारे ही समझाना है। आगे ये जो है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपका ये चीज इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। बाकी सारा आगे जो है सिर्फ एमसीक्यूज है, सिर्फ एमसीक्यू बस, कोई भी एससीक्यू नहीं है। आज का इवन ज्यादातर जो आज का लेक्चर है ना, ज्यादातर उसमें सिर्फ ये फ्रैंक स्टार्लिंग आ सकता है एससीक्यू के तौर पर। ठीक है, ये भी सारा, ये वाला पैराग्राफ भी सारा एमसीक्यू है। ठीक है, ये प्री लोड आफ्टर लोड इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये पूछते होते हैं, वाइवा में खास कर पूछते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आप लोगों का हमारे प्रॉफ में ये एससीक्यू आया था, ये वाला ग्राफ। ठीक है, मैंने आपको हर चीज समझा दी। आज मैं इस पे 2-3 मिनट मजीद लगवा के ये ग्राफ मजीद एक दफा बता दूंगा, ताकि कल की बातें मजीद कुछ रिवाइज हो जाए और बच्चों का ये यूक्यू इस ग्राफ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, और ठीक है जी, इसके अलावा ये है कि ये एससीक्यू वगैरह नहीं है ये वाला, लेकिन ये है कि ये सारा ग्राफ भी आपको समझाता हूँ। ये वाला पोर्शन तो समझा दिया था, यहाँ से पीई और ये दो ग्राफ रहते थे। ठीक है, ये भी सारा एमसीक्यू है ये वाला। ठीक है, तो ये भी बताता हूँ आप लोगों को। फिर ये है कि यहाँ से वाल्व हमने करने हैं, तो मतलब ये है कि, और ये वाल्व भी कोई लॉन्ग चौंग कुछ कोई एससीक्यू वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ना आज का जो है सारा, वो बेसिकली क्या है, ज्यादातर एमसीक्यूज ही हैं। कल जो कुछ भी पढ़ाया था वो हर चीज इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से इसको तो आपने घोल के पीना है ना, ये तो आपकी पूरी जो फिजियोलॉजी है ना, उसकी उसकी मतलब कह लें पूरी। मेरे ख्याल से फिजियोलॉजी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं लगा। ठीक है ना, क्योंकि ना ये बड़ा ही मतलब एक तो समझने वाला भी है, फिर बहुत ज्यादा ना, खासकर हार्ट फिजियोलॉजी की सारी बुनियाद यही है। तो इसलिए जो है ना, ये अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं ना समझ, तो आप लोग फिक्र ना करो। मैं जो हूं ना, जब तक आप लोगों के साथ हूँ, मैंने कई 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 बच्चों के रह गए हुए हैं एससीक्यू यूक्यू वगैरह। ठीक है, मैं पिछले दिनों भी बच्चों के साथ बात कर रहा था कि उन बच्चों को खुद फिक्र है कि नहीं है कि हमारे फलां फलां यूक्यू गुजर गए हैं। लेकिन मुझे अभी भी है कि बहुत से बच्चों के जो यूक्यू गुजर गए हैं, मैंने उनको करवाने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, बस लेकिन ये है कि हमेशा एक 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 तरीकाकार होता है हर चीज का। अब देखें ना, अब अगर ये लेक्चर चल रहा है, तो तरीकाकार यही है ना कि आप बजाय पिछले का आप सोचो, आप आगे चलो। पिछले का भी मैं करवा ही दूंगा, लेकिन अगर आप आगे भी और से और मिस करते ही जाओगे, तो फिर वो बहुत मिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि काइंडली ना साथ साथ चल लें। और आप लोगों को नहीं पता कि अगर मैंने आप लोगों को क्विक रिवीजन कराई, क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को, जब ये जो कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, सब कुछ अगर मैंने रिवाइज कराने पे आ गया, आप लोगों की पूरी फिजियो, पूरी, मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी फिजियो बोल रहा हूँ। पूरी फिजियो आप लोग पता कैसे मेरे से पढ़ने के बाद, मेरे सारे लेक्चर्स लेने के बाद 6 से 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे में ना पूरी ऐसे फिजियो को ना, ऐसे यहाँ से शुरू करोगे एक एंड से दूसरे एंड पे खत्म करके 8 घंटे बाद उठ के उधर चले जाओगे। हालांकि एक इंसान अगर पढ़ने वाले दिनों में पता क्या कर सकता है, 12 से 14 घंटे पढ़ सकता है। ठीक है, कम से कम 12 घंटे तो बंदा पढ़ ही लेता है जिन दिनों में पेपर शेपर होते हैं। तो आप लोग एक दिन से भी पहले अपनी फिजियो पढ़ लोगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह मेरे से पढ़ने के बाद और मेरे से क्विक रिवीजन के बाद। लेकिन क्विक रिवीजन उसको समझ आनी है ना, लेक्चर सुना होना। ठीक है ना, जिसने लेक्चर ही नहीं सुन रहा, ठीक है ना, वो एक बच्ची कल मुझे कह रही है मेरा वो मॉड्यूल है 26 को, तो मैं परेशान बहुत हूँ। और 26 को आपका मॉड्यूल है, अभी 15 तारीख है, और आप जो है ना वो लेक्चर छोड़ने पे आ गए हो। मतलब ये पता नहीं कौन सी फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग पे तो रहो। ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग ये है कि भाई साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, लेक्चर सुनो, लेक्चर के बाद 10-15-20 मिनट लगा के उस पीडीएफ को पढ़ो। अब कल जो मैंने पढ़ाया है, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा, कम से कम हाईलाइटेड पॉइंट्स देखने थे बस। आप लोगों से नहीं पूरा पढ़ा जाता, छोड़ दो, मैंने हाईलाइट इसीलिए करके दिया है। ठीक है ना, हाईलाइट वाले को याद रखना है, ये देख रहे हो, हाईलाइट करके दिया हुआ है, यही आप लोगों ने याद रखना है बस। ठीक है, इसी में से आप लोगों ने एमसीक्यू आने हैं, इसी में यही आपका एससीक्यू आना है, यहीं से आपने लिखना है।
बस। नहीं पूरा पढ़ा जाता तो ना पढ़ो, अगर पूरा पढ़ना भी हो तो एक क्विक रीड बाकी की देखे। जैसे क्विक रीड दे रहे होगे आप लोगों को हाईलाइटेड पॉइंट्स मजीद याद आते जाएंगे, याद ज्यादा हो जाएंगे, फिर एक क्विक करके रिवाइज कर लो, 15-20 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम। क्योंकि जब जिस बच्चे ने अच्छा सुना होता है ना, ठीक है, उसको जल्दी हो जाता है। अगर एक बच्चा ये गलती कर रहा है ना, कोई मेरा लेक्चर सुनता है पूरा सवा घंटा 1.5 घंटा लेक्चर सुनने के बाद वो कहता है कि यार बस समझ आ गई है, बस समझ आ गई है, और वो उसी दिन 15-20 मिनट नहीं लगाता, तो यकीन करो कि वो मेरे 1.5 घंटे का भी नुकसान कर रहा है। ठीक है, क्यों भला? क्योंकि जो कुछ किया है, सुना है, समझा है, उसको रिटेन करना मेन मकसद होता है। ठीक है ना? तो मैं जो बार बार बोल रहा होता हूँ इसलिए बोल रहा होता हूँ कि आप लोगों को रिटेन भी रहे। तो रिटेन रखने के लिए 15-20 मिनट आप लोगों को भी देने होंगे। और हकीकत बता दूं तो मैंने खुद जिंदगी से ये सीखा है, बड़ी लेट आके सीखा है। ठीक है, कि तरीका कार पता क्या है रिटेन करने का? एक दफा तो ये है कि आपने एक काम किया, ठीक है, समझ लो अब मेरे लेक्चर के फौरन बाद आप लोग इसको रीड कर लेते हो 15-20 मिनट। ठीक है, फिर रीड करने के 15-20 मिनट रीड करने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक और दफा उसको देखना है, सिर्फ देखना है, क्विकली रीड करना है। चाहे चाहे 7 मिनट लगा लो, चाहे 10 मिनट लगा लो, 24 घंटे के अंदर अंदर एक दफा देखना है, फिर 7 दिनों के अंदर अंदर एक दफा देखना है। बस आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो चीज चली जाएगी, और फिर वो कभी नहीं भूलनी। फिर आपने जब भी इसको देखना है ना खोल के, आपको कभी नहीं लगना कि ये चीज कोई नहीं है, नहीं किस तरह की ये चीज है। ठीक है ना? आप लोगों ने हमेशा उसको ऐसे ही होना है कि बस मुझे पता है, मुझे पता है। बिल्कुल वो आपके साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन इस तरह की हो जानी है कि आप लोगों ने, मतलब वो जिस तरह होता है ना मास्टर ब्लास्टर, ठीक है ना, आपने उस लेवल पे पहुंच जाना है। तो ये बातें होती हैं। चलो जी, अब मैं ना अपने लेक्चर की तरफ जाऊं, और जिस बच्चे ने प्रीवियस नहीं सुना वो अब जा सकता है। चलो जी, अब मैं ना जरा बताना शुरू करता हूँ। कहाँ से बताना शुरू करूँ? चलो इसी ग्राफ से शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो जी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब बस टॉपिक शुरू है, लेक्चर अब शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज 7 बजे एंड कर दूंगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप लोगों की दो दो फेजेज हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो जी क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ फिलिंग। पीरियड ऑफ फिलिंग का मतलब क्या है कि ये क्या है, सिस्टोल डायस्टोल फेज है, जिसमें वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि वेंट्रिकल डायस्टोल फेज है, रिलैक्स है, तो इस दौरान क्या हो रहा है, एट्रिया सारा ब्लड जो है वो किसके अंदर डाल रहा है, वेंट्रिकल के अंदर। तो इसको हम क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ फिलिंग। पीरियड ऑफ फिलिंग, याद आ रही है बातें? अच्छा, ये है पीरियड ऑफ फिलिंग। अब मुझे बताएं, किसी को डायस्टोल याद है? डायस्टोल की 4 फेजेस बताई थी मैंने, 4 फेजेस। अब मैंने कान पकड़ाने हैं जिसको अभी भी याद ना हुई तो। पहली, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये देख लो देख लो देख लो देख लो। ठीक है, धोखा मिलने के बाद यहाँ पे धोखा मिला, और यहाँ उसके बाद क्या कर रहा है, देखो अपना प्रेशर 0 पे लेके आ रहा है। किस लिए लेके आ रहा है कि यार मेरे पीछे से तो वो मेरे जो घर वाले हैं उन्हीं का दरवाजा खुल जाए, माइट्रल वाल वाला। बातें याद आ रही हैं? अब ये देखो माइट्रल वाला दरवाजा खुल गया, उसके बाद अब क्या होना है, अब नया साइकिल शुरू हो जाना है। उसमें क्या है, उसमें पीरियड ऑफ फिलिंग। पीरियड ऑफ फिलिंग का मतलब एट्रिया से ब्लड आना है इसमें। अब देखो एट्रिया से ब्लड आता जा रहा है, क्योंकि जार बहुत बड़ा है, मैंने कल बताई है ये बातें कि जार बहुत बड़ा है, इसलिए ना उसके प्रेशर में कोई फर्क नहीं आता, टैंक बहुत बड़ा है ना। तो एट्रिया से ब्लड जो उधर आ रहा है ना, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये देख लो, प्रेशर भी ये है, प्रेशर ये है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम तो देखो कितना बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन उसका प्रेशर नहीं बढ़ रहा। ये बातें बताई है ना मैंने कल, ठीक है। अच्छा, लेकिन एंड पे आके चेक करो, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। देखो ना, देखो 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 देखो, यहाँ पे आके पीरियड ऑफ फिलिंग खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ से पीरियड ऑफ फिलिंग के अब 3 हिस्से करो, एक ये और दूसरा ये ये फर्स्ट 1/3 के दौरान 60% फिल हुआ। फर्स्ट 1/3 के दौरान कितने परसेंट? 60%। अगर सेकंड 1/3 के दौरान क्या हुआ, सेकंड 1/3 के दौरान नॉर्मल फिलिंग मजीद हुई, नॉर्मल नॉर्मल स्पीड पे हुई। ठीक है, पहले के दौरान बहुत ज्यादा होगी 1/3 में। तीसरे 1/3 में क्या हुआ, तीसरे 1/3 में एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट्रिया ने अपना प्रेशर वेंट्रिकल को भी दिया। एट्रिया ने अपना थोड़ा प्रेशर वेंट्रिकल को भी दिया था। ये है वो पॉइंट, देख रहे हो? देखो 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 कॉन्सेप्ट कैसे बता रहा है अपने आप को खुद। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है ना। अब यही बात मैंने कल यहीं पे की थी। अब आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ से भी रिवाइज करा दूं। ये देखो देखो देखो, ये क्या हो रही है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इस दौरान वॉल्यूम नहीं चेंज होना, क्यों? दोनों वाल्व बंद है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो रैपिड फिलिंग हो रही है, कोई प्रेशर नहीं बढ़ रहा, लेकिन वॉल्यूम देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से। पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल।
सेकंड वन थर्ड आ गया, इसमें नॉर्मल फीलिंग हो रही है, ज्यादा ब्लड नहीं बढ़ रहा है, देख रहे हो, थोड़ा सा ही बस ग्राफ ऊपर गया, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, मतलब बस ठीक है, बस आ गया थोड़ा, रैपिड रैपिड भी नहीं आया, स्लो भी नहीं आया, बस ठीक है नॉर्मल आया। तीसरे के दौरान क्या हुआ है, चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक है ना, क्या हुआ है, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियल सिस्टोल हुई है, देखो एट्रिया का अपना भी प्रेशर बढ़ा है, एट्रियल प्रेशर बढ़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हुआ है देखो, उसमें ब्लड भी बढ़ा है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो ना कि एट्रियल प्रेशर बढ़ा है ना, देख रहे हैं, और वेंट्रिक और एट्रिया ने अपना प्रेशर वेंट्रिकल को भी दिया है। ये बातें मैंने बताई हैं कि एट्रिया ने क्या किया, अपना अपना प्रेशर वेंट्रिकल को भी दिया, ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ा, एट्रिया टू वेंट्रिकल में वॉल्यूम भी बढ़ा, और कितने परसेंट अपना उसने कॉन्ट्रैक्ट करके दिया, 20%। 80% ऐसे ही आ गया था स्पॉन्टेनियसली, और 20% कैसे आया, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से वेंट्रिकल में आया, ठीक है। अब उसका नाम क्या, अब एट्रिया समझ लो खाली हो गया, अब सारा ब्लड जितना भी आना था वो वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। तो ये लास्ट वो वाला पार्ट था जिसमें वेंट्रिकल का प्रेशर सोई हुई हालत में बढ़ा, सोई हुई हालत में, जो पहले जीरो था, देख रहे हो पहले जीरो है, ये देखो तो सही, पहले जीरो है, लेकिन डायस्टोल के एंड पे जहां पे 20% फिलिंग होनी थी ना, लास्ट 20% वेंट्रिकल की, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, वो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल को दी, और इससे क्या हुआ कि एट्रिया का प्रेशर भी बढ़ा, ठीक है। एट्रिया का देखो ना, एट्रियल प्रेशर देखो, 0 0, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका प्रेशर बढ़ा है। एट्रिया का भी तो देखो ना नीचे से, ये डॉटेड वाली लाइन वो एट्रिया का है, ठीक है, पहले को नहीं बढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पे आगे बढ़ा है, ये ए वाला पॉइंट, ए वाला, पता पता लगा। उसके बाद फिर अब देखो, अब ये वेंट्रिकल के अंदर जितनी वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम था मिनिमम, यहाँ पे वॉल्यूम अब देख लो, अब वेंट्रिकल के पास पैसे ही पैसा है, पैसे ही पैसा है, अंधा पैसा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, तो ये क्या था, ये आप लोगों को समझ आ गया, पीरियड ऑफ फिलिंग, ठीक है। अब ये देखो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पता है ना, अब जैसे ही उसने जागना है, जागते ही सबसे पहले तो उसने इसी दरवाजे को बंद करना है, अपना घर को छोड़ना है, वो देखो जी कॉन्ट्रैक्ट करने चला गया, अब उसे पता चला बाहर तरक्की का रास्ता, कामयाबी का रास्ता ये है, इसको खोलने की खातिर अब देखो अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये देखो किस जगह पे आगे खुलना है उसने, 80 पे, 80 पे, ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, अब ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज नहीं ना आना, देखो वॉल्यूम यही है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, 80 पे आके आखिरकार उसने उसको खुलवा लिया, फिर उसने मजीद कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये देखो अपनी पीक पे आके उसको पता चलना है कि नहीं यार, मैं तो गलत रास्ते पे हूँ, अब फिर उसने रिलैक्स करना शुरू करना है, ठीक है। अब उसने मजीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, अपना मजीद प्रेशर नहीं बढ़ाना, जबकि ब्लड उसके अंदर से नॉर्मली निकल रहा है, क्योंकि वाल्व खुला हुआ है अभी तक, वाल्व क्या है, वाल्व अभी तक खुला हुआ है, इसीलिए अब उसके अंदर से ब्लड ने नॉर्मली जाना है, वो कितना जाना है, अगले 2/3, पहले 1/3 के दौरान, तो ये देखो ये कितनी तेजी से है, तेज तेज है ना, इसकी निस्बत ये देखो, ये तो ऐसे आराम से जा रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये क्विक है, ठीक है। तो ये पहले 1/3 में ही रैपिड इजेक्शन होनी, कितने परसेंट, 70% निकल गया, ठीक है। उसके बाद आगे जो टू थर्ड था, उस दौरान क्या हुआ, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अब बस उसने कहा नहीं यार ये रास्ते गलत है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगले 2/3 के दौरान क्या होना है, अब 30% जो ब्लड वेंट्रिकल में था वो किधर चला जाना है, एओर्टा में, ठीक है। लेकिन अब ये है क्योंकि अब इसके अंदर से ब्लड निकल रहा है ना, ठीक है, तो अब इसका प्रेशर क्या होना है, डाउन है, ये प्रेशर उस वजह से डाउन हुआ है, ठीक है। ये तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, कॉन्ट्रैक्ट करके 80 से 120 तक गया था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अब जो ब्लड उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वाल्व आगे से खुला हुआ है तो वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले जो कर रहा था उस वजह से क्विकली निकल रहा था, और ब्लड भी ज्यादा था, और वो कार भी कॉन्ट्रैक्ट रहा था, यहाँ पे ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये है कि ब्लड खुद ही निकल रहा है, ठीक है। तो ब्लड के निकलने की वजह से अब उसके अंदर प्रेशर थोड़ा रह गया, कितना हो गया, 80, जैसे ही, ठीक है ना, ये देख रहे हो, ठीक है ना। तो अब ये वैसे 80 पे जाके होना चाहिए था, एयरटिक वाल्व क्लोजेस, ठीक है ना। तो बहरहाल इधर आके वाल्व हो गया क्लोज आपका, ठीक है, वाल्व के क्लोज होने के बाद उसका नाम क्या है, पता है ये 80 पे क्यों क्लोज हुआ है, आपको पता है इस बात का, ठीक है ना, उसकी वजह सुनो, देखो अब सिस्टोल चल रही है, अब अभी अभी, ठीक है ना, ये 80 पे नहीं होना, ये इसने ठीक लिखा है, देख अब मेरी बात सुनो, अब उसने चूंकि इसने सारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, ब्लड किधर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसने सारा ब्लड उधर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसका नाम क्या है, एओर्टा में, ठीक है ना, एओर्टा में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, एओर्टा के पास अब प्रेशर कितना है, ज्यादा है, एओर्टा के पास अब 120 है, ये रिलैक्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये है इसने 120 से नीचे आना है, 120 से जैसे नीचे आना है, समझ लो कि
100 पे आ गया, मतलब कि मीन आर्टीरियल प्रेशर से भी नीचे आ गया, तो अब बंद होना है। ठीक है, मतलब ये बंद जो है ना वो 80 पे नहीं होना, खुलना तो चलो 80 पे है, क्यों बोला, क्योंकि सिस्टोल चल रही थी ना, डायस्टोल चल रही थी, तो एट्रिया वगैरह के अंदर जो प्रेशर था, डायस्टोलिक प्रेशर, वो 80 था। लेकिन अब तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एओर्टा के पास प्रेशर कितना गया हुआ है, ज्यादा गया हुआ है, 120 गया हुआ है। तो अब इसने 120 से, यानी कि जब नीचे जाना है 100 पे गया है, तो अब क्या हो गया कि अब पीछे से उसने बंद कर दिया, पीछे दरवाजा हो गया बंद। उसके बाद अब चूंकि दोनों दरवाजे बंद हैं, तो इसलिए अब आहिस्ता 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 इसका वॉल्यूम नीचे आके, ठीक है, और एट द एंड दोबारा से वो 0 पे आएगा, तो आगे से माइट्रल वाल्व ओपन होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम फिर इसका प्रेशर बिल्कुल 0 हो गया, जबकि एट्रिया के अंदर अब थोड़ा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि ब्लड एट्रिया के अंदर वेन्स के जरिए से होते होते घूम के एट्रिया के अंदर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों का सारा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब वो बिल्कुल खाली कर देता है अपने आप को, ठीक है, सिस्टोलिक, यानी कि उसने जितना पंप करना था कर दिया, तो इसके पास कितना है, 50। ठीक है, जब जितना भरना था पीरियड ऑफ फिलिंग के बाद, जब टैंक भरता है तो कितना होता है, 120, 130, 110 है ना, 130 है, तो ये कितना है, ये है 120। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ, उसने पुल कितना किया, जैक कितना किया, 70 किया है। देखो, जब जब उसने अभी जब उसने जितना पंप करना था कर लिया, उस टाइम में उसके पास कितना रह गया, ये देखो, ये है पीरियड ऑफ इजेक्शन। इजेक्शन के बाद कितना इजेक्ट किया उसने, 120 से उसने 70 इजेक्ट किया, तो अब उसके पास 50 रह गया। ठीक है, तो ये एंड सिस्टोलिक कितना है, 50, और एंड डायस्टोलिक कितना है, 120। तो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70। ठीक है, तो ये अब मैंने अपनी तरफ से इसको अगेन कल का सारा लेक्चर था जो मैंने अगेन रिवाइज करा दिया, इसलिए कराया क्योंकि यूक्यू है, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को यूक्यू जरूर आते हो। ठीक है ना, क्योंकि भाई यूक्यू सारी बुनियाद होते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, खैर ये होगी बातें। अब ये जो है ना, ये ग्राफ के अंदर एरिया, ये है आपका एक्सटर्नल वर्क, यानी कि जो हार्ट ने जो वर्क किया है ना, हार्ट ने जो वर्क किया है, ये वो है। आप लोगों को याद होगा प्रेशर वॉल्यूम, अगर आप लोग इसका वो लगाओ ना यूनिट्स भी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, आप लोगों को एफएससी का भी याद होगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो ग्राफ का एरिया क्या आता है। अब ये देखो, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो वो एरिया की क्या आता था, वर्क आता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही केस है। ग्राफिकली ये जो एरिया शेडेड है, ये क्या है, ये वर्क डन है। क्या, कौन सा वर्क डन? ठीक है, एक तो ये चलो मैं बता दिया ना, एक तरह से फिजिक्स फिजिक्स के ग्राफिकली बता दिया कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है, वर्क है। ये तो हो गया ग्राफिकली। अब जरा मुझे मेडिकली कॉन्सेप्चुअली बताओ कि ये कौन सा वर्क है, ये जो हार्ट ने किया है, ये किस किस्म का वर्क है, मतलब क्या हार्ट ने क्या किया है। चलो ठीक है, ये तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम। मेरे भाई, वो वाला वर्क जो हार्ट ने क्या किया है, क्या है, जो हार्ट ने वेंट्रिकल के जरिए से कॉन्ट्रैक्शन की है, वेंट्रिकल ने जो पुश किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है ना, जिसके जरिए से, ठीक है ना, जिसके जरिए से उसने आर्ट, वो जो है ना, उसका क्या नाम है आगे, एओटा या फिर आर्टरीज, एओटा भी तो आर्टरी है ना, तो उसने आर्टीरियल सिस्टम के अंदर जो अपना वर्क करके ना ब्लड नहीं फेंका। ठीक है, ये वो वाला वर्क है कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट करके उसको वर्क दिया है, उसको एनर्जी दी है। ठीक है ना, जो उसने आर्टरीज के अंदर, एओटा के अंदर उसने जो कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को फेंका है। ठीक है, तो ये वो वाला वर्क है। ठीक है ना, तो बहरहाल ये वर्क हो गया। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, यहाँ से यहीं से अब हम एक और बात कर लेते हैं। वो कौन सी है जी? वो है कि उसका नाम क्या है। अब सपोज मुझे मेरी एक बात सुने, अब सपोज दिल जो है ना वो, अब यहाँ पे मैं जो बात करने लगा हूँ ना, पता मैंने आप लोगों को पहले करवाई हुई है, भला कहाँ पे, अनीमिया वाले टॉपिक में मैंने कहा था कि दिल दिल ने कहा मैं ज्यादा काम कर लेता हूँ, दिल ने कहा मैं ज्यादा काम कर लेता हूँ। याद आई ये बात, जो मैंने अनीमिया का यूक्यू याद कराते हुए की थी, कि अनीमिया के अंदर क्या होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है। तो तो वो दिल जो ज्यादा काम कर रहा था मैं टिश्यू को ऑक्सीजनेशन पूरी कर लूँ, वो दिल कैसे ज्यादा काम करता है वो आज पता चलेगा आपको। ठीक है, कि कार्डिक आउटपुट किस तरह से बढ़ती है। ठीक है, ये देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या है सीन। अब इसने 50 ml अपने पास रखा है ना, 50 ml। अगर दिल साहब क्या करें, ये 50 ml भी अपने पास ना रखें, सिर्फ 20 ml रखें, और ये ग्राफ इधर आ जाए, इधर इधर, तो अब शेडेड एरिया जो है ग्राफ के अंदर वो बढ़ नहीं जाएगा, तो ग्राफिकली भी वर्क डन बढ़ जाएगा। और यहाँ से वैसे भी मेडिकली भी आप सोचो तो अब दिल क्या कर रहा है, ज्यादा नहीं ब्लड पंप कर रहा। तो मैं क्या कहा है अभी मैंने कि वर्क क्या है,
कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंपिंग कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन करके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करके जो ब्लड को पंप कर रहा है भाई, आगे जो आर्टियोटा भी पड़ी हुई है वो 80 ml का 80 मिलीग्राम का प्रेशर लेके बैठी हुई है, मिलीग्राम ऑफ मर्करी का, ठीक है। ये ओटा क्या है, ये ओटा है, ये नीचे, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है नीचे ओटा। तो 80 मिलीग्राम उसमें पहले से प्रेशर है, और इस एओर्टा को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उसके अंदर ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है। तो ये वो वाला वर्क है जिसमें वो एओर्टा में उसके प्री लोड उसके पोस्ट लोड के खिलाफ उसको उसको प्रेशर के साथ ब्लड फेंक रहा है, ठीक है। तो अगर अब दिल ज्यादा काम कैसे करेगा कि ज्यादा ब्लड को फेंक के, तो ये क्या होगा, ये ग्राफ इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अपने अंदर जो इसने पोस्ट सिस्टोलिक जो वॉल्यूम रखा था उसको डिक्रीज कर देगा, उसको 20 ml 10 ml, ठीक है, मतलब नीचे लेता आएगा 50, यानी कि अपने पास नहीं रखेगा। सिंपल बात समझ आई? तो अब अपने पास नहीं रख रहा तो क्या करेगा, ज्यादा पंप कर रहा है ना, ज्यादा पंप कर रहा है। अच्छा चलो, एक तो ये तरीका हो गया। नंबर 2 तरीका क्या है कि जो इसके पास जो इसने जो 120 की फिलिंग की थी, अगर इसके पास आ ही ज्यादा जाए, 150 आ जाए, इसके पास आ ही ज्यादा जाए, तो क्या ये सारे को पंप नहीं करेगा, ज्यादा नहीं पंप करेगा। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को कम करके एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ा के, यानी कि टैंक ज्यादा फुल कर दो, ठीक है। और टैंक जब चलाओ तो टैंक के अंदर छोड़ो ही कुछ ना। तो अब क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो आपने टैंकी समझ लो बड़ी का, टैंकी के अंदर पानी ज्यादा भर दिया, फिर जब टैंकी एक दफा जब आप नीचे से मोटर चलाते हो तो टैंकी को बिल्कुल ही खाली कर देते हो, ठीक है। समझ आ रही है? इसको इधर से इधर करके, इसको इधर से इधर करके। अच्छा नंबर 2 बात, नंबर तीसरा तरीका क्या है, ये 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 भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट ही ज्यादा कर जाए। पहले जो 120 तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, 140 150 तक कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट ही मजीद ज्यादा कर जाए, ठीक है ना। देखो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा इजेक्शन करेगा ना, जितने जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप देखो ये सारी बातें कल वाली हैं, ठीक है, उसी पे आप बेस आगे बन रही है, ठीक है ना, कि आप कॉन्ट्रैक्ट इजेक्ट ही ज्यादा करे, ज्यादा मतलब पीरियड ऑफ इजेक्शन करे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वर्क ज्यादा करेगा ना। देखो ज्यादा वर्क करेगा कि नहीं करेगा, पहले मुझे ये बताओ। तो भाई 120 पे तो वो 80 तक तो आया था वाल्व खोलने के लिए, 120 पे गया कि यार ना मैं ना उसका क्या नाम है, चलो यार अब जो इतना मेरे अंदर ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे फिलिंग के दौरान लिया था, चलो यार मैं थोड़ा काम खुद भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ताकि जो है ना मैं उसका नाम क्या, क्योंकि यार वो जो आगे होता है ना उसके पास पहले से ही 80 ml है, 80 का तो उसके पास पहले से ही है। तो उसका मतलब ये है मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसी फिर ये और मेहनत करके उसको इजेक्ट कराता है, और मेहनत करके उसको इजेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज दिल ने कहा मैं ज्यादा काम करूंगा ताकि टिश्यूज को ऑक्सीजनेशन मिल सके, कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो अब क्या होगा, क्या होगा बताओ ना। अब ये ज्यादा ज्यादा वो जो है ना अपनी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करेगा, जो कि 120 तक जाती थी वो ऊपर चली जाएगी, किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। 120 से भी ज्यादा यानी कि कर सकता है, ठीक है। तो ये है वो सूरत हाल। आप देखो, अब मुझे बताओ शेडेड एरिया कितना बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ लो ये यहाँ पे 150 तक आ गया, यहाँ से समझ लो 0 पे ही चला गया, यहाँ पे समझ लो ये, तो शेडेड एरिया कितना बढ़ जाएगा, समझ आई? ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा जो उसने इजेक्ट किया है, ठीक है ना। तो ये वो सूरत हाल होती है जो हमारे प्रॉफ में भी आई थी। ये देखो ये सारी बातें इधर लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। और ये काम कैसे होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है। ये बात भी मैं आज के टॉपिक के एंड पे बताऊंगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सारे काम करवाता है, ठीक है ना। कि वो जो है ना हर चीज को बढ़ा देता है। कैसे भला? वो कहता है कि यार ठीक है ना, वो पंपिंग एक्टिविटी को, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। वो कहता है ज्यादा पंप करो, वो भी अब बात आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब ना जरा ये भी समझ लो, प्री लोड और पोस्ट लोड, क्योंकि इसकी बात जरा बार बार आ रही है तो मैं इसको जरा खत्म करता जाऊं। अच्छा यार प्लीज ना, जो एमसीक्यू वाले टॉपिक्स होंगे ना उसको जरा मैं क्विकली बताऊंगा, और मैं गाइडेंस से रीड ज्यादा नहीं करूंगा आज, ठीक है। मैंने हाईलाइट वगैरह सब कुछ आप लोगों को कर दिया है, ठीक है, ताकि ये है कि आप लोग रीड बाद में कर लो, क्योंकि मैं लेक्चर 7 बजे मैंने एंड करना ही करना है। जितना भी पढ़ाया गया 7 बजे के बाद मैंने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर बच्चे मुझे मैसेज करके ना बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा खैर जो है ना, और मजीद एक, ठीक है ना, बाकी ये है कि देख रहे हो ना, मैंने जो बात हाईलाइट की है उसी को बोल रहा हूँ, और किसी बात को बोल नहीं रहा। लेकिन ये है कि मैं खुद रीडिंग शीडिंग नहीं करूंगा, ठीक है, वो रीडिंग शीडिंग आप खुद कर लेना, हर बात बता रहा हूँ ना, ठीक है। इवन के कल वाला भी अभी सारा रिवाइज करा दिया है, सिर्फ इसलिए कि इन बातों को जरा अच्छा समझा सकूं। अच्छा अब एक और बात सुन लो,
प्री लोड और पोस्ट लोड क्या होता है? प्री लोड वो है, प्री लोड है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि जितनी उसके अंदर फिलिंग हुई है ना, जितनी उसके अंदर फिलिंग हुई है, अभी मीटिंग बस एंड होने ही वाली है, तो उससे पहले प्री लोड पोस्ट लोड काश हो जाए ना। अच्छा, तो क्या है कि जो उसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना, वो उसका प्री लोड है। मतलब ये कि जो अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट किए ही नहीं, और उससे पहले जो उसके अंदर ब्लड ने आके लोड नहीं बना दिया। देखो ना, अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट, अभी जागा ही नहीं, सोया पड़ा था, और उसके अंदर जितनी फीलिंग हुई, समझ लो 120 की नॉर्मल बात हम कर रहे हैं, समझ लो 120 की हुई, तो ये क्या है? ये उसका प्री लोड है, ठीक है ना। जो उस पे एक मसल की, एक उसके मसल पे एक टेंशन बनी है ना, देखो उसके मसल पे एक टेंशन बनी है, जो उस ब्लड ने आके ठीक है लगाई है, ठीक है। तो वो क्या है? वो आपका है प्री लोड। पोस्ट लोड क्या है? पोस्ट लोड वो है आर्टेरियल प्रेशर अगेंस्ट विद द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो वाला लोड जिसके अगेंस्ट उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये वाला कौन सा है? वो आर्टेरियल प्रेशर, एओर्टा का वो वाला प्रेशर, आगे से जो प्रेशर उसको मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट उसने वर्क करना है। ये बात समझ आई? ठीक है ना, जो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, कि वो उसका नाम क्या है, आगे से जो उसको पोस्ट लोड आगे से मिल रहा है, ठीक है ना, आगे से उसको जो आफ्टर लोड मिल रहा है, इसका नाम है आफ्टर लोड। बस ये आप लोगों को सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्री लोड क्या है, कि वो टेंशन ऑन द मसल जो ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले उस पर होती है, वो क्या होता है? वो वाला ब्लड होता है जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है बेसिकली। ये क्या है? प्री लोड इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो कॉन्ट्रैक्शन से पहले उसके ऊपर है। और पोस्ट लोड, ये आफ्टर लोड क्या है? कि वो वाला लोड है जिसके अगेंस्ट उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, या वो वाला आर्टेरियल प्रेशर यानी कि जो कि एओर्टा के अंदर मौजूद है। समझ आई इस बात की? इसका आफ्टर लोड की मैं आज ऐसे बैठे बैठे मिसाल सोच रहा था, जैसे जैसे सपोज मैंने पढ़ाना है, लेकिन आगे मेरे एक बिल्कुल एफएससी का बच्चा बैठा हुआ है, और एक तरफ हो सकता है मेरे आगे वो मेरे, ठीक है, आप लोग बैठे हुए हो। तो अब एक एक लोड नहीं है, एक लोड नहीं है कि मैंने किसके अगेंस्ट वो किसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यानी कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो उसके अंदर ब्लड आया, वो क्या है? प्री लोड। और जो उसने एओर्टा में जो ब्लड पंप करना है, तो एओर्टा में उस टाइम कितना प्रेशर है, वो है उसका आफ्टर लोड। समझ आ गई? बस ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई। ठीक है जी, तो ये बातें भी हो गई। अब और कौन सी बात बताऊं? चलो ये वाल वाली बात शुरू कर देता हूँ। तो मीटिंग मैंने कितने में शुरू की थी? 35 मिनट पे। बस ये मीटिंग भी एंड होने ही वाली मेरे ख्याल से, 25 और 10। चलो मुझे उम्मीद है ये हो जाएगा हमारा वाल वाला, ठीक है। इसको आप सुन लो कि वाल की क्या कहानी है। अच्छा, मैंने बताया था कि दो किस्म के वाल्व होते हैं। एक एक होता है हमारा वेंट्रिकुलर, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक, ठीक है। पता है ना, कल बताया था ना मैंने वाल्व का। अच्छा, मैंने कल बेसिक क्या बताया था कि वाल्व जो है ना, वो बैक फ्लो नहीं होने देता, प्रिवेंट द बैक फ्लो। ठीक है, पहली बात मैंने ये बताई थी, प्रिवेंट द बैक फ्लो। वाल्व के बारे में दूसरी बात क्या बताई थी? वो मैंने ये बताई थी कि जब प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है ना, आगे से ज्यादा होता है, तो वो वाल्व ओपन होता है, ओपन बाय फॉरवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि एओर्टा में प्रेशर, समझ लो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा एओर्टा की निस्बत, तो अब फॉरवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ा है तो ये खुल जाएगा। अगर बैकवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ा है, यानी कि जिस तरह एओर्टा में ब्लड ज्यादा हो गया, एओर्टा का प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब उसका नाम क्या, वो पीछे से बंद हो जाएगा। यही बात मैंने कल बताई थी, तो वो ये बातें लिखी हुई हैं कि एक तो पहली बात ये कि बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देना, दूसरी बात वैसे ऐसे बस फिंगर टिप्स पे किया करो बस बातें, दूसरी बात कि फॉरवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट से खुल जाना है, बैकवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट से बंद हो जाना है, ठीक है। अब तीसरी बात, अब हम करते हैं बातें, अब हमने इन दोनों का कंपैरिजन भी करना है, एवी वाल्व का भी, और उसका नाम क्या है, अपने एओर्टिक वाल्व का भी। अच्छा, एवी वाल्व जो है ना, वो थोड़ा सा थिन फिल्म सा होता है, ठीक है, कोई ऐसे हार्ड नहीं होता, थिन फिल्म सा होता है, ठीक है, एवी वाला वाल्व, ठीक है। और वो कहता है कि थिन फिल्म होने की वजह से ना, एवी वाल्व डोंट रिक्वायर द बैकवर्ड फ्लो टू कॉज क्लियर। इसको यानी कि बंद होने के लिए इवन को बैकवर्ड फ्लो भी नहीं चाहिए होता, जबकि जो एवी वाल्व है ना, सेमील्यूनर वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं, मैंने कल क्या बताया, एओर्टिक वाल्व का दूसरा नाम है सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है ना। उसको रैपिड बैकवर्ड फ्लो चाहिए होता है। अब किसी बच्चे को इंसुजरा याद आया? कोई बच्चा, कोई थोड़ा सा बच्चा जो इसको मुझे बता सके कि इंसुजरा क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था, ठीक है ना, कि क्या हुआ क्या था, कि थोड़ा सा बैक फ्लो हुआ था। किसका? जैसे ये हमारा एओर्टिक वाल्व क्लोज होने से पहले थोड़ा सा ब्लड बैक फ्लो आया था, जिसकी वजह से ये नीचे वाली चीज हुई, ठीक है। फिर उसके फौरन बाद फिर जाके हमारा ये वाल्व सडनली क्लोज हुआ था, तो फिर उससे हमारी ये जो नीचे जा रही थी, वो पहले बैकफ्लो की वजह से हुई, और नंबर 2 किस वजह से हुई थी?
नंबर 2 उस वजह से होती है कि अब वाल्व जल्दी से बंद हुआ है, सडनली जल्दी जल्दी से बंद हुआ है। ये बात मैंने की थी, तो यही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात उसने अभी की है कि वो वाल्व होता है थिन फिल्म सा, उसको कोई मतलब बैक फ्लो की जरूरत नहीं होती। बैक फ्लो का ये मतलब है कि जैसे ही आगे से वो देखता है कि वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो खुद बंद हो जाता है। को जरूरी नहीं है कि ब्लड बैक फ्लो करे तो वो बंद हो। जब जैसे पीछे से प्रेशर बंद हुआ तो ज्यादा हुआ तो खुल बंद हो जाता है, आगे से प्रेशर ज्यादा हुआ तो खुल जाता है। ठीक है, जबकि इसका ऐसा नहीं है, ये बड़ा मतलब ये थोड़ा सा उतना थिन फिल्म सी नहीं है। ठीक है, इसका केस ये है कि कहता है ब्लड मुझे वापस आके धक्का लगा के वापस करके जाए। ठीक है, मैं जो है ना मेरे पास वापस आए और मुझे धक्का लगाए, यानी कि ये इसको बैक फ्लो चाहिए होता है ब्लड का, ताकि वो बंद हो। जैसे ही वो बैक फ्लो आता है ये फौरन से वो जो है ना जोर से बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात ना ये पेपिलरी मसल कॉर्डा टेंडनी की समझो। बस यही बात इस इन्वॉल्व वाली बात तो मैं समझने वाली है। ये पता क्या है, वो ये कहता है कि अब ये देखो उसका नाम क्या है, बल्कि यहीं से बता देता हूँ। ये देखो 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 देखो, ये था हमारा समझ लो माइटल वाल्व, ये है हमारा माइटल वाल्व या फिर एवी वाल्व। ये है उसका कस्प, कस्प का मतलब है वो जो उसका ढकना सा है। ठीक है, अच्छा आगे ये अटैच होता है पेपिलरी मसल्स के साथ, किसके जरिए, कॉर्डा टेंडनी के जरिए। यानी कि ये उस वो जो ढकना है ना उसका माइटल वाल का वो है, ये कॉर्डा टेंडनी, यानी कि जिस तरह एक टेंडन होता है मसल का, कॉर्डा टेंडनी। ठीक है ना, तो ये आगे क्या है, मसल है, पेपिलरी मसल। ये आगे पेपिलरी मसल पता है किसके साथ अटैच होता है, वेंट्रिकल के साथ। अब मेरी बात सुनो, तरीके से सुनो जरा। ये देखो, ये आपका क्या ऊपर वाला, ये है नीचे वाला, यानी कि ये एओर्टा है। ठीक है, ये क्या है, वेंट्रिकल है। ठीक है, अब दरमियान में क्या चीज है, ये आपका ये भाई साहब मार्टल वाल्व। ठीक है, तो वो ये कहता है समझ लो ये उसका कस्प है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पेपिलरी मसल है, पेपिलरी मसल। ठीक है, और ये आगे किसके साथ अटैच है, वेंट्रिकल के साथ। ठीक है, और ये दरमियान में इन दोनों को जोड़ा किसने हुआ है, ये है उनके कस्प। ये क्या है उसका कस्प, ये वाला जो है ना वो कस्प है, कस्प यानी कि दरवाजा है। ठीक है, ये क्या है, ये दरवाजा है, मैंने कहा था ना ये दरवाजा है इन दोनों के दरमियान। ये पीछे पेपिलरी मसल है जो कि लगा किसके साथ होता है, वेंट्रिकल के साथ। ये उसका कस्प हो गया। दरमियान में क्या है, टेंडन है। दरमियान में क्या है, कॉर्डा टेंडनी, ये वाला कॉर्डा टेंडनी मतलब जिस तरह मसल का एक टेंडन होता है, तो समझ लो ये यहाँ से मसल की ओरिजिन हो रही है, ये उसका टेंडन और ये उसकी इंसर्शन हो रही है। अब इस कॉर्डा टेंडनी या पेपिलरी मसल का काम क्या है, बस मेरे हिसाब से तो एक ही बात याद रखो, पेपिलरी मसल। बाकी समझ लो उसके टेंडन के जरिए उसकी इंसर्शन हुई है। अब ये दोनों साइडों पर होता है। अब ये करता क्या है, बेसिकली वेंट्रिकल इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डर ये होता है कि कहीं ये जो है ना ये परे न निकल जाए। यार यहाँ पे जो इतना प्रेशर बढ़ना है और इसने इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमने सारी कहानी इस मैंने कहा सारी मेन मशीन ये है। तो डर ये है कि ये फिल्म सा है, अभी मैंने बताया फिल्म सा, तो ये कहीं बाहर ना निकल जाए, फट फुट ना जाए, कहीं उधर ना निकल जाए, बल्ज आउट ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए ये होता है कि जैसे ही अब देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेपिलरी मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो क्या करेगा, इसको इधर खींच के रखेगा। मीटिंग मेरे एंड होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बात मैंने समझा दी है, समझ आ गई कि ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बस अपने इस वाले को इधर ही खींच के रखेगा। ये किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एबी वाल में होता है, दूसरा एओर्टिक वाल में नहीं होता, क्योंकि एओर्टिक वाल खुद ही कोई इतना थिन फिल्म सी है ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए ये कॉर्डा टेंडनी या पेपिलरी